बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो है उसका 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स देखी थी। आज हम कुछ एसिड्स के यूजेस देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो जो मेन एसिड्स हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उनमें टॉप में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। ये जो एसिड है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसके यूजेस एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हैं कि इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं कि तकरीबन आपके पास जितने भी आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं कहीं ना कहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे यूज़ हो ही रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के जो मेन यूजेस हैं उनमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड को आप फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है आपके पास। उसके अलावा आपके पास कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है। ये फर्टिलाइज़र्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके पास यूज़ होती हैं, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। उसके अलावा जो एसिड्स होते हैं तकरीबन तो सारे ही एसिड जो है आपके एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड्स एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का मेन यूज़ ये है कि जो आपके पास बैटरीज़ होती हैं उनके अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। जितनी भी घरेलू बैटरीज़ आपके पास या जो बैटरी आपके पास घरों में यूज़ हो रही हैं या जो गाड़ियों में आपके पास बैटरी यूज़ हो रही हैं, इन सब बैटरीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड आपने एक नाम सुना होगा TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ये जो ट्राई नाइट्रोटोलीन है ये आपके पास एक एक्सप्लोसिव का नाम है, TNT इसको कहते हैं हम शॉर्ट में। तो ये जो TNT है ये आपके पास नाइट्रिक एसिड से ही बनता है। ट्राई नाइट्रोटोलीन जो है TNT ये आपके पास नाइट्रिक एसिड से बन रहा है, एक्सप्लोसिव है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो है आपके पास फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ होता है। जो फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट उसमें बनता है। नाइट्रिक एसिड को आप ड्रग्स में भी यूज़ करते हैं, पेंट्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है एचिंग डिज़ाइंस। कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसको जो उसका हम जिसे आप नेगेटिव कह सकते हैं, जिसके बाद हम उस डिज़ाइन के ऊपर बाकी काम करते हैं, लेकिन जो बेस उस डिज़ाइन की होती है उसको नाइट्रिक एसिड से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके पास क्लीनिंग मेटल को क्लीन करने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास जो आयरन होता है उसको रस्ट लग जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। उसके अलावा कभी ऐसा हो जाता है कि आयरन के ऊपर जो है या कोई और जो मेटल आपके पास पड़ा होता है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं किसी और मेटल के या किसी और चीज़ के, तो आप उनको रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। जो बेंजोइक एसिड आपके पास इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। वो फूड्स जो कि पैकेजिंग में होती हैं और जिन्होंने ज़्यादा अरसे तक पैक रहना होता है उनको जो प्रिजर्व करने के लिए आप बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं। जो लास्ट आपके पास एसिड यहाँ पे गिवन है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है आपके पास इसका जो सिंपल नेम है उसे विनेगर कहते हैं। जो घरों में आप सिरका जो है खाने पीने में यूज़ करते हैं, विनेगर, वो एसिटिक एसिड ही होता है असल में, उसका एक डिल्यूटेड सोल्यूशन होता है उस एसिटिक एसिड। जो मेन जो यूज़ हो गया वो फूड के अंदर फ्लेवरिंग, एसिटिक एसिड आप जायके के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप एसिटिक एसिड जो होता है वो प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है। सिरके को यूज़ करके आप जो है जैसे गोश्त को प्रिजर्व करते हैं तो उसके ऊपर सिरका लगाते हैं पहले, तो इस तरह फूड जो एसिटिक एसिड है वो प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है। एसिटिक एसिड को इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प। तो ये जो आपके पास जैसे बिड जिसे कहते हैं हम, जब आपके पास वो काट जाए आपको तो उसको क्योर करने के लिए आपके पास एसिटिक एसिड यूज़ होता है। जो वास्प का जो आपके पास वो स्टिंग होता है वो बेसिक इन करेक्टर होता है, बेसिक होता है। जब आपको वो काटता है तो जो आपका वूंड होता है उसके अंदर बेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए फिर आप एसिड यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एक लो कंसनट्रेटेड एसिड है, इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता जिल्द को आपकी। तो आप इसको जब उसके ऊपर लगाते हैं तो आपका जो बेस उसके अंदर स्टिंग के अंदर होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है एसिटिक एसिड से, तो आपका जो स्टिंग है वो ठीक हो जाता है, उसमें से दर्द कम हो जाता है। यहाँ पे कुछ आपको एक टेबल गिवन है जिसके अंदर आपको नेचुरली अक्रिंग एसिड्स के बारे में बताया गया है। ये जो एसिड्स होते हैं जितने भी आपके फूड्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई एसिड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आपके पास सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रस फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं आपके पास जैसे लेमन हो गया, इसके अंदर जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपके पास जो दूध फट जाता है, सोर मिल्क जो होता है, सोर मिल्क,
यानी कि जो दूध फट जाता है, ज़्यादा उबलता है या हो जाए, कहीं तो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर वो फिटकड़ियाँ सी बन जाती हैं, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? वो लैक्टिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड आपके पास स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स के अंदर फॉर्मिक एसिड है। इसके बाद बाइटेरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड है, वो रैंसिड बटर के अंदर आपके पास ब्यूटायरिक एसिड होता है। टार्टैरिक एसिड जो है वो आपके पास ग्रेप्स या एप्पल्स के अंदर जो है एसिड है वो टार्टैरिक एसिड कहते हैं उसे। मैलिक एसिड आपके पास एप्पल में होता है। यूरिक एसिड आपके पास यूरेन जो होता है आपके पास उसके अंदर यूरिक एसिड होता है। फैट्स के अंदर आपके पास स्टेरिक एसिड होता है। फैट्स आपके पास जैसे चर्बी होती है जिस तरह जानवरों की, उसे फ़ैट कहते हैं, तो आपके पास उसके अंदर स्टेरिक एसिड होता है। ये तो हुए कुछ यूजेस आपके एसिड्स के, और कुछ हमने जनरल जो आपकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है एसिड की वो देखिए कहाँ कहाँ पे एसिड नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की तरफ। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यानी कि एसिड जो है वो कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं, इसी तरह आज हम देखेंगे कि बेसिस के रिएक्शन कैसे हैं। तो बेसिस के रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं जिसे हम रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब बेस आपके पास सपोज NaOH आपके पास एक बेस है, जब ये किसी एसिड से रिएक्ट करती है HCl के साथ, तो आपके पास सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपके पास सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, अर्हेनियस एसिड और बेस। या आपके पास अर्हेनियस बेस है या आपके पास अर्हेनियस या ब्रोसिलडोरी एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। सेकंड आपके पास आ जाता है अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट का मतलब है जैसे जब बेसिस आपके पास अमोनियम क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, अमोनियम जो है उसको आयन जो होता है वो NH4+ आयन जो होता है इसे अमोनियम आयन कहते हैं। तो अमोनियम का सॉल्ट कैसे बनेगा? जब अमोनियम के क्लोराइड्स या सल्फाइड्स आपके पास किसी भी बेस से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास अमोनियम के सॉल्ट बनेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास NH4OH इधर आपके पास NaCl, अमोनिया और वाटर, ये प्रोडक्ट आपके पास। जब भी आपके पास बेसिस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो आपके पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर बनता है और साथ उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। जब भी आपके पास अमोनियम जो सॉल्ट्स होते हैं आपके, उनके साथ कोई भी बेस रिएक्ट करेगी तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर अमोनिया गैस बनेगी, वाटर बनेगा और रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। अगर यहाँ पे हम अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करा दें तो अब इधर क्या होगा, आपके पास रिस्पेक्टिव सॉल्ट कौन सा बनेगा? पॉजिटिव आयन आपके पास मेटल K है, नेगेटिव आयन आपके पास यहाँ पे SO4-2 है, तो K2SO4 पोटाशियम सल्फेट प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर, ये आपका प्रोडक्ट होगा। जब भी आप देखेंगे कि आपको जो रिएक्शन गिवन है उसके अंदर एक चीज़ सॉल्ट है और दूसरा जब भी आप देखेंगे कि आपको जो रिएक्शन गिवन है उसके अंदर एक चीज़ बेस है और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो आपके पास अमोनियम का कोई सॉल्ट है, तो प्रोडक्ट जो होगा आपने सीधा उसके अंदर अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेंगे। जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे वो मिलकर सॉल्ट बना देंगे, अमोनिया गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अल्कलीज precipitate insoluble hydroxides when added to solution of salts of heavy, यानी कि जब आप हैवी मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, लेड, कैल्शियम हो गया, इन हैवी मेटल्स के जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं सॉल्ट्स के, उनके अंदर जब आप कोई बेस डालते हैं तो आगे पास एक प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट कहते हैं जो नीचे आगे पास जो है पाउडर की फॉर्म में या नीचे आगे पास जो चीज़ बैठ जाती है सॉल्यूशन के अंदर, उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो आगे पास इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे उसी सॉल्ट के, उसी मेटल के, जिस हैवी मेटल का सॉल्ट है उसी हैवी मेटल के इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड जो हैं वो आगे पास नीचे बैठ जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं आपके पास जिंक सल्फेट है, जिंक का सॉल्ट जिंक सल्फेट ZnSO4, इसके साथ अगर आप बेस का रिएक्शन कराएं, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था अल्कली।
अल्कली का वर्ड यूज़ हुआ है कि अल्कलीज प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो अल्कली किसे कहते हैं? अल्कली एक्चुअली बेस को ही कहते हैं, लेकिन वो बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, वो बेसिस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, वाटर के अंदर अपना एक्वा सोल्यूशन बना लें, उन्हें हम कहते हैं अल्कली। जितनी भी आपके पास अल्कलीज हैं वो सब बेसिस हैं, लेकिन जो सारी की सारी बेसिस हैं वो अल्कली नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ बेसिस ऐसी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। तो यहाँ पे जिक्र कर रहा है अल्कलीज का, यानी वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनका जब आप एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं और उस एक्वा सोल्यूशन को किसी भी हैवी मेटल के सॉल्ट के एक्वा सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, तो आपके पास उस हैवी मेटल के सॉल्ट की इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनती है। यानी ये आपके पास हैवी मेटल है जिंक, इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा ZnOH। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? मेटल के साथ OH आयन। तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस। तो आपके पास यहाँ पे क्या बना? जिंक और OH मिलके ZnOH होल ट्वाइस बना दिया, जिंक हाइड्रोक्साइड। हैवी मेटल का आपके पास सॉल्ट था, बेस से रिएक्शन हुआ तो क्या बना? हैवी मेटल का इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड। उसके साथ ये आपके साथ जो बाकी, अब देखें यहाँ पे Zn प्लस था, OH नेगेटिव था, तो इन दोनों ने रिएक्शन किया आपस में, तो बाकी जो दो आयन रह गए वो Na प्लस और SO4 माइनस 2 रह गया। तो जो दूसरी चीज़ें वो आपस में मिल जाएंगी, तो आपके पास Na2SO4 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप कॉपर का सॉल्ट ले लें, कोई कॉपर सल्फेट ले लें और उसका रिएक्शन करा दें बेस के साथ, तो आपके पास वही मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल Cu हाइड्रोक्साइड OH, CuOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस जो आयन बाकी बचे Na और SO4, तो आपके पास बन गया Na2SO4। अगर यहाँ पे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड होता CaCl2 प्लस NaOH से, मैं इसलिए रेड करा रहा हूँ कि NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए ज़्यादातर रिएक्शंस हो जाते हैं NaOH के साथ। तो आपके पास जो बेसिक रूल क्या है? जब भी आपके पास मेटल्स के सॉल्ट, हैवी मेटल्स, लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, कैल्शियम हो गया, इन हैवी मेटल्स के सॉल्ट के साथ जब बेस रेड करती है तो हैवी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। ये हैवी मेटल Ca हाइड्रोक्साइड OH, तो आगे पास बन गया CaOH होल ट्वाइस। बाकी जो आयन बनेंगे वो अपने साथ, प्लस NaCl।